तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो काफ़ी उलझा हुआ है और लगातार चर्चा में बना हुआ है। ये है छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद का मामला। इस कहानी की शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है, जो उमर खालिद को सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रतीक के तौर पर देखती है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जानेंगे कि उमर खालिद कौन है, फिर बात करेंगे उनकी गिरफ्तारी और कानून की, उसके बाद न्याय में हो रही देरी पर, फिर देखेंगे कि ये लोकतंत्र के लिए क्या सवाल खड़े करता है, और आखिर में समझेंगे कि इस कहानी की गूंज आज भी क्यों सुनाई देती है। तो सबसे पहले पहले हिस्से पर आते हैं। एक आवाज, एक नाम नहीं। आखिर कौन है उमर खालिद जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है? तो उमर खालिद की पहचान क्या है? उन्हें सिर्फ एक नाम की तरह नहीं बल्कि कई किरदारों में देखा जाता है। एक छात्र नेता, एक मुखर एक्टिविस्ट, एक लेखक और कई युवाओं के लिए एक तरह की प्रेरणा। मतलब पब्लिक लाइफ में वो एक जानी मानी युवा आवाज थे। अब इनकी एक्टिविज्म की बात करें तो उनका नाम खास तौर पर CAA, NRC जैसी नीतियों के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा, और इस बात पर जोर दिया जाता है कि उनका विरोध करने का तरीका हमेशा शांतिपूर्ण रहा। तो फिर गिरफ्तारी की नौबत क्यों आई? चलिए अब दूसरे हिस्से में इसी को समझते हैं कि आखिर उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया और इसमें कौन सा कानून शामिल है। तो हुआ ये कि 2020 से पहले वो पब्लिकली काफी एक्टिव थे। फिर सितंबर 2020 में दिल्ली दंगों के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और तब से लेकर अब तक वो UAPA कानून के तहत जेल में हैं। और जो सबसे बड़ा आरोप उन पर लगा वो था एक बड़ी साजिश का हिस्सा होना। यही वो ऑफिशियल चार्ज है जो उनके खिलाफ पूरे कानूनी मामले की बुनियाद है। अब यहाँ UAPA का जिक्र आया है। ये क्या है? दरअसल ये एक बहुत ही सख्त कानून है, और इस कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके तहत जमानत मिलना, बेल मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यहीं से कहानी का तीसरा और शायद सबसे अहम पहलू शुरू होता है, न्याय में देरी। कहा जाता है कि जब इंसाफ में देर होती है तो वो प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा बन जाती है। सोचिए, 5 साल से भी ज्यादा का वक्त, और ये 5 साल कैसे बीते हैं? बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सजा के। मतलब केस का फैसला आना तो दूर, अभी तक ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ है। यही असल मुद्दा है। इस दौरान जमानत के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। कई बार याचिकाएं दायर हुईं, दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई भी हुई, लेकिन फैसले वो अक्सर टलते रहे, आगे बढ़ते रहे। हाँ, बस एक बार उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए कुछ दिनों की अस्थायी जमानत मिली थी। तो ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रह जाता, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी कुछ बड़े सवाल खड़े करता है। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। और वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी भी इंसान को बिना ट्रायल या बिना दोषी साबित हुए 5 साल से ज्यादा जेल में रखना न्याय है? ये सवाल इस पूरी बहस के केंद्र में है। इसी सवाल को लेकर कई एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी अपनी बात रखते हैं। उनका मानना है कि ये मामला असल में आलोचना और असहमति की आवाज को दबाने की एक कोशिश है। वो कहते हैं कि सख्त कानूनों का इस्तेमाल करके शांतिपूर्ण विरोध को भी एक साजिश की तरह दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, 2 नैरेटिव्स हैं। एक तरफ है लोकतांत्रिक असहमति का नैरेटिव, यानी सरकार की किसी नीति का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना, और दूसरी तरफ है आपराधिक साजिश का ऑफिशियल आरोप, यानी एक सोची समझी हिंसक साजिश रचना। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर कि ये कहानी आज भी इतनी अहम क्यों है, इसकी गूंज क्यों खत्म नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि इस मामले को अब सिर्फ एक कानूनी केस की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे न्याय, लोकतंत्र और इंसानियत की एक बड़ी कहानी का हिस्सा माना जा रहा है। मतलब इस एक केस के जरिए हमारे लोकतंत्र के कुछ बुनियादी उसूलों पर बहस छिड़ गई है, जैसे कि बोलने की आज़ादी, बिना दोषी साबित हुए निर्दोष माने जाने का अधिकार और सही समय पर न्याय पाने का अधिकार। ये सब कुछ दांव पर लगा है। और इस पूरी बहस को एक लाइन में समेटते हुए कहा जाता है कि उमर खालिद की रिहाई सिर्फ उनके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसाफ का रास्ता इतना मुश्किल हो जाए तो क्या तब आवाज उठाना सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य बन जाता है?